हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के इस चैनल पर। आज हम जानने वाले हैं आर्थिक सुधारों के बारे में। आर्थिक सुधार मतलब कि अपने अर्थव्यवस्था के विकास की दर को बढ़ाने के लिए या अर्थव्यवस्था में जो जो प्रॉब्लम आ रही है उनको हटाने के लिए क्या क्या नीतियां लाई गई। मुख्य रूप से हम 1991 के आर्थिक सुधार जो हुए उनके बारे में देखने वाले हैं, जिन्हें आमतौर पर एलपीजी रिफॉर्म भी कहा जाता है। तो शुरू करते हैं आर्थिक सुधार 1991, आर्थिक सुधार 1991 के बारे में जानना। इन सब आर्थिक सुधारों की 1991 के आर्थिक सुधारों की जरूरत क्यों पड़ी? 1991 से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी एक तरीके से एक बंद इकोनॉमी की तरह काम कर रही थी। मतलब हम विश्व अर्थव्यवस्था के साथ इतना ज्यादा लेन देन नहीं कर रहे थे, न ज्यादा आयात कर रहे थे, न ज्यादा निर्यात कर रहे थे। दूसरी तरफ हमने भारतीय प्राइवेट कंपनियों पर भी बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन लगा रखे थे और मुख्य रूप से हम सरकारी कंपनियों पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। तो इसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा समस्या आने लगी, जैसे कि मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा होने लगी, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, उच्च राजकोषीय घाटा होने लगा। राजकोषीय घाटा क्या होता है? हमने जब बजट देखा था तब समझा था कि जब सरकार का खर्चा ज्यादा हो जाए और आय कम हो तो ये जो घाटा होता है, ये जो कमी होती है, उसे कहा जाता है राजकोषीय घाटा। तो सरकार का राजकोषीय घाटा भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था। साथ ही सरकार की विदेशी मुद्रा में भी बहुत ज्यादा कमी आ गई। हमारे पास जो दूसरे देशों की मुद्रा थी, मुख्य रूप से डॉलर, उसकी बहुत ज्यादा कमी आ गई, जिसकी वजह से भुगतान संतुलन संकट भी हमें देखने को मिला। ये भुगतान संतुलन संकट क्या होता है? जब हम आयात ज्यादा करते हैं और निर्यात कम करते हैं, इसका मतलब हम चीजें बेच कम रहे हैं और खरीद ज्यादा रहे हैं विश्व के दूसरे देशों से। तो इसकी वजह से विदेशी मुद्रा में कमी आने लगती है और इसी को एक तरीके से भुगतान संतुलन संकट कहा जाता है। ये अपने भुगतान संतुलन वाले चैप्टर में, बीओपी वाले चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से समझा था। तो भारत की ये क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था और अलग अलग नियमों के कारण ये सारी प्रॉब्लम हमें देखने को मिली। इस वजह से भारत अपने आयात के लिए भी भुगतान नहीं कर पा रहा था और विदेशी ऋण जो हमने दूसरे देशों से या दूसरे बड़े बड़े संगठनों से जो लोन लिया था, उस लोन को चुकाना भी भारत के लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा था। और इस प्रकार पूरे भारत की अर्थव्यवस्था में एक बड़ी समस्या देखने को मिली 1991 में। तो इस कंडीशन में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ से संपर्क किया और एक तरीके से लोन लिया। और इस लोन को देने के चक्कर में आईएमएफ ने भारत पर बहुत सारे नियम डाले और सुधारों के लिए कहा कि आप अपनी अर्थव्यवस्था को इन इन तरीकों से सुधारो। अभी हम देखेंगे कि किन किन तरीके से सुधारना है। तो भारत ने आईएमएफ से लोन लिया और बदले में बहुत सारे सुधार किए, जैसे कि रुपयों का अवमूल्यन किया, भारतीय मुद्रा, भारतीय रुपया का अवमूल्यन किया। अवमूल्यन मतलब कि जैसे कि 50 रुपए में $1 मिलता हो तो आप अपने रुपए का अवमूल्यन कर दीजिए, मतलब अब आप 75 रुपए कर दीजिए, 75 रुपए में $1 मिलेगा। यानी कि दूसरी मुद्रा के सामने, विदेशी मुद्रा के सामने भारत की मुद्रा को कम करना, इसे ही कहा जाता है भारतीय रुपए का अवमूल्यन। तो भारत ने अपने रुपए का अवमूल्यन किया, राजकोषीय और मौद्रिक शक्ति को लागू किया। ये जो राजकोषीय घाटा हो जाता है या महंगाई आ जाती है, इसके लिए बहुत सारी शक्तियां लागू की और साथ ही विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए हम दूसरे देशों से ज्यादा आयात भी कर सके और ज्यादा निर्यात भी कर सके, इसके लिए जो अलग अलग प्रतिबंध लगाए थे वो भी हटाने के प्रयास किए गए। और इन सारे प्रयासों को कहा जाता है नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, या इसे एलपीजी रिफॉर्म भी कहा जाता है। एलपीजी मतलब, एल मतलब लिबरलाइजेशन, पी मतलब प्राइवेटाइजेशन और जी मतलब ग्लोबलाइजेशन। हिंदी में कहा जाए तो एल मतलब उदारीकरण,
पी मतलब निजीकरण और जी मतलब वैश्वीकरण। तो आज की क्लास में हमें इन्हीं एलपीजी रिफॉर्म या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में देखना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इन आर्थिक सुधारों के 1991 के आर्थिक सुधारों के मुख्य कारण कौन कौन से हैं। 4-5 पॉइंट हमें पता होना चाहिए। पहला इंपॉर्टेंट कारक था पीएसयू का निराशाजनक प्रदर्शन, मतलब कि जो सरकारी कंपनियां थी उनमें एक तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम आने लग गई थी। वो सरकारी कंपनियां इतने अच्छे तरीके से प्रोडक्टिव तरीके से काम नहीं कर पा रही थी, इसकी वजह से सरकार को ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा था। और इसमें पॉलिटिकली इंटरफेरेंस, नेताओं का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ने से ये पीएसयू एक तरीके से घाटे में ही चलने लगी थी। दूसरा, विदेशी मुद्रा भंडार में बहुत ज़्यादा गिरावट होने लगी। क्योंकि आयात और निर्यात पे बहुत ज़्यादा प्रतिबंध थे, इस वजह से भारत के विदेशी मुद्रा में गिरावट देखने को मिली और इसी वजह से भारत एक तो लोन भी नहीं चुका पा रहा था जो कि दूसरे देशों से और बड़े बड़े संगठनों से लिया था। आयात बिल का भुगतान करने के लिए हमारे पास पर्याप्त पैसा भी नहीं था और इस वजह से बीओपी क्राइसिस आने लगा। बीओपी क्राइसिस मतलब कि भुगतान संतुलन संगठन पैदा होने लगा। भुगतान संतुलन हमने बात की थी पहले भी और आज भी थोड़ा सा समझा कि जब आयात ज्यादा हो जाए, निर्यात कम हो जाए, खर्चा ज्यादा हो जाए और आय कम हो विदेशों से, तो उसे भुगतान संतुलन संकट कहा जाता है। चौथा कारण था मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा होने लगी थी, कि मतलब मूल्य वृद्धि बहुत ज्यादा होने लगी थी चीजों की। और पांचवा, राजकोषीय घाटा भी बहुत ज्यादा हो गया था। सरकार की आय कम और खर्चा बहुत ज्यादा होने लगा था। तो ये सारी चीजें अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात नहीं है। अर्थव्यवस्था एक तरीके से पीछे जाने लगती है और धीरे 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 जनता पर इसका बहुत ज्यादा बोझ और इफेक्ट पड़ने लगता है। तो इसी वजह से भारत ने 1991 में यह आर्थिक सुधार, नई आर्थिक नीति या जिसे एलपीजी रिफॉर्म भी कहा जाता है, वो किया। तो इसके उद्देश्य क्या थे इस नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या एलपीजी रिफॉर्म के? कि इन सारी चीजों को, ये जो बंदिशें लगा रखी है विदेशी व्यापार के साथ, या हम सरकारी कंपनियों पर ही ध्यान दे रहे हैं या प्राइवेट कंपनीज पर हम बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन डाल रहे हैं और खर्चा, सरकार का खर्चा ज़्यादा हो रहा है, आय कम हो रही है, तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या एलपीजी रिफॉर्म किए गए। तो इसके उद्देश्य क्या है? पहला है मुद्रास्फीति दरों को कम करना, महंगाई कम करना। देखो, एक हद से कम महंगाई भी किसी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं होती है और एक हद से ज़्यादा महंगाई वो बहुत खतरनाक होती है किसी भी देश के लिए। तो हमें एक बैलेंस महंगाई होनी चाहिए, मुद्रास्फीति दर जो है वो एक बैलेंस होनी चाहिए। हमने देखा था जब हमने बैंकिंग और मुद्रा के चैप्टर में आरबीआई वाले पोर्शन को देखा था, तब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंतर्गत हमने ये देखा था कि अभी हम 2 से 6% के अंतर्गत महंगाई को रखने की कोशिश करते हैं। तो मुद्रास्फीति दरों को कम करना भी इस एलपीजी रिफॉर्म का एक उद्देश्य था। दूसरा, हमारे पास विदेशी धन के पर्याप्त भंडार हो, इसके लिए कोशिशें करना। तीसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण के क्षेत्र में उतारना, मतलब कि हमने विदेशी व्यापार, दूसरे देशों के साथ व्यापार करने पर ये जो प्रतिबंध लगा रखे हैं उसको धीरे धीरे हटाना। हम मुक्त रूप से आयात कर सके, मुक्त रूप से निर्यात कर सके दूसरे देशों के साथ, इसकी कोशिश करना। ये जो भी अनावश्यक नियम है, जो ऐसे नियम, रूल्स और रेगुलेशन है जो कि अर्थव्यवस्था को पीछे धकेल रहे हैं, उनको एक तरीके से खत्म कर दिया जाए ताकि आर्थिक विकास बढ़ सके, आर्थिक क्षेत्र में स्थिरीकरण आ सके। पांचवा, ये जो आरक्षित सरकारी क्षेत्र है उसकी संख्या में कमी करना। आरक्षित सरकारी क्षेत्र मतलब कि पहले ऐसा होता था कि बहुत अलग अलग क्षेत्रों में, बहुत सारे क्षेत्रों में सिर्फ सरकारी कंपनियां ही काम कर सकती थी, उस क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियां जा ही नहीं सकती थी। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बैंकिंग। तो 1991 से पहले, 1991 से पहले अधिकतर जो बैंक थे, मैक्सिमम बैंक जो थे वो सरकारी होते थे और बैंकिंग क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों को जाना एक तरीके से बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। तो ये जो सरकारी क्षेत्र में आरक्षण था कि सिर्फ और सिर्फ सरकारी क्षेत्र
वाली कंपनियां ही किसी क्षेत्र में जा सकती है, उसकी संख्या में कमी की गई। छठा है व्यापक आर्थिक स्थिरीकरण और संरचनात्मक परिवर्तन लाना। अर्थव्यवस्था में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन को हटाना, प्राइवेट कंपनियों को आने का मौका देना, उनके लिए कुछ प्रावधान लाना ताकि प्राइवेट प्लेयर्स को कुछ हेल्प हो सके, ये सब कोशिशें करना। और सातवां है इन सब कारणों की वजह से अपने आर्थिक विकास दर को बढ़ाना। तो इस नई आर्थिक नीति के ये मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके उद्देश्य से रिलेटेड। अब हम देखते हैं एलपीजी, तीनों कंपोनेंट को एक एक करके डिटेल में देखते हैं कि लिबरलाइजेशन या उदारीकरण क्या होता है, पी प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण क्या होता है, और जी ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण क्या होता है। पहले हम लिबरलाइजेशन उदारीकरण को समझ लेते हैं। उदारीकरण मतलब कि ये जो आपने बहुत मजबूती से एक ऐसी अनावश्यक नियमों की श्रृंखला लगा रखी है जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में अलग अलग क्षेत्र को प्रॉब्लम होने लगी है, उनमें थोड़ी सी ढील देना, उसको थोड़ा सा उदार करना, थोड़ा सा आसान करना। 1991 से पहले 1991 से पहले सरकार ने घरेलू निजी कंपनियों पर, ये जो प्राइवेट कंपनीज थी, अपनी डोमेस्टिक प्राइवेट कंपनी भारत में जो काम कर रही है भारतीय निजी कंपनियां, उन पे कई तरह के अनावश्यक सरकारी नियंत्रण और प्रतिबंध लगा रखे थे। जैसे कि आपको हर छोटी छोटी चीज के लिए परमिशन लेनी है, आप इतने से ज्यादा पैदा नहीं कर सकते, हर चीज का कोटा होगा, लाल फीताशाही बहुत ज्यादा होगी, मतलब अलग अलग सरकारी अधिकारी समय समय पर बार बार वहां पर उसका इंस्पेक्शन करने जाएंगे, वहां पर नियमों को बहुत ज्यादा सख्ती से लागू करेंगे, छोटी छोटी चीजों को देखेंगे, और फिर रिश्वत का मामला भी बहुत ज्यादा होता था। तो इसकी वजह से अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी। तो इनको दूर करने के लिए इस लिबरलाइजेशन के अंतर्गत, उदारीकरण के अंतर्गत नीतियों को थोड़ा कम प्रतिबंधात्मक बनाया गया, थोड़ा नीतियों में ढील दी गई। साथ ही टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को हटाया गया। टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाएं, टैरिफ मतलब कि इससे ज्यादा टैक्स देना है, इसमें इतना रुपया देना है, इस लाइसेंस फीस इतनी ज्यादा होगी, और गैर टैरिफ बाधाएं मतलब कि आप इतना ही चीजें पैदा कर सकते हो, 10 स्कूटर ही बना सकते हो, या इतनी फैक्ट्री होगी, इससे छोटी फैक्ट्री होगी तो 50 स्कूटर ही बना सकते हो। इस प्रकार की ये जो बाधाएं थी उसको हटाया गया और औद्योगिक क्षेत्र में सुधार लाने का प्रयत्न किया गया। औद्योगिक क्षेत्र में क्या सुधार लाया गया, मतलब कि एक तरीके से इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए क्या सुधार लाया गया। सबसे पहले तो औद्योगिक लाइसेंसिंग का उन्मूलन किया गया। औद्योगिक लाइसेंसिंग का उन्मूलन मतलब कि जो लाइसेंस लेने पड़ते हैं, हर छोटे छोटे लाइसेंस, और इन लाइसेंस का प्रोसेस भी बहुत मुश्किल होता था, उन लाइसेंस को एक तरीके से खत्म किया गया। और इसके लिए एक 1991 में औद्योगिक नीति भी शुरू की गई। इस औद्योगिक नीति के अंतर्गत बहुत सारी बातें हुई। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो 5 उद्योगों को छोड़कर, 5 इंडस्ट्री को छोड़कर आपको और किसी इंडस्ट्री में जो लाइसेंस होता है वो लेने की जरूरत नहीं है। देखो, इनिशियल लाइसेंस लेने की जरूरत तो है, आज भी है, लेकिन अंदर बहुत सारे लाइसेंस होते हैं अलग अलग तरीके के, उन लाइसेंस की आवश्यकता को हटा दिया गया। तो इन 5 उद्योगों के नाम आपको पता होने चाहिए कि किस किस के लिए लाइसेंसिंग की जरूरत है। एक तो शराब उद्योग के लिए, दूसरा सिगरेट तंबाकू उद्योग के लिए, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस और रक्षा उपकरण वाले उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग की जरूरत है, चौथा औद्योगिक विस्फोटक के लिए भी लाइसेंसिंग की जरूरत है, और खतरनाक रसायन जो हैजार्डस केमिकल होते हैं उनके लिए भी लाइसेंस की जरूरत बनी हुई है। तो इन 5 उद्योगों को छोड़कर बाकी उद्योगों पर जो लाइसेंसिंग को बहुत कड़ी तरीके से, बहुत प्रतिबंधात्मक तरीके से लागू किया गया था, उनको हटाया गया ताकि सारे उद्योग अच्छे तरीके से विकास कर सके और अपनी अर्थव्यवस्था का विकास हो सके। दूसरा कंपोनेंट है प्राइवेटाइजेशन, पी प्राइवेटाइजेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है निजीकरण। निजीकरण मतलब कि 3 तरीके से आप निजीकरण को देख सकते हो। एक, जो सरकारी कंपनियां थी, जो बड़ी बड़ी गवर्नमेंट कंपनीज है, वो अपने शेयर प्राइवेट प्लेयर्स को बेचे ताकि प्राइवेट प्लेयर्स का इन सरकारी कंपनियों में योगदान बढ़ सके। तो पहला तरीका यह हो गया कि सरकारी क्षेत्र की कंपनियां अपने शेयर प्राइवेट प्लेयर्स को बेचे। दूसरा, ये सरकारी कंपनियां यदि अपने 50% से ज्यादा शेयर
प्राइवेट प्लेयर्स को, प्राइवेट कंपनी को बेच दे तो एक तरीके से वो प्राइवेट कंपनी हो जाएगी, है ना। प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, सरकारी क्षेत्र की कंपनियां अब प्राइवेट हाथों में जा रही है। और तीसरा इसका तरीका हो गया कि जिन क्षेत्रों में सिर्फ सरकारी कंपनियों को ही परमिशन मिली हुई थी कि इन क्षेत्रों में, जैसे हमने बैंकिंग का एग्जांपल देखा कि इन क्षेत्रों में सिर्फ सरकारी कंपनियां ही आ सकती है, तो उन क्षेत्रों को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल देना कि अच्छा सरकारी कंपनी की बैंक तो है ही, एसबीआई तो है ही, अब आप दूसरे प्राइवेट बैंक एक्सिस खोल सकते हो, आईसीआईसीआई खोल सकते हो, इस तरह से। तो प्राइवेटाइजेशन के 3 तरीके होते हैं। इसके अंतर्गत राज्य के स्वामित्व वाले व्यवसाय के स्वामित्व और प्रबंधन में निजी क्षेत्र को शामिल किया जाता है। जो सरकारी क्षेत्र की कंपनियां हैं, या तो स्वामित्व के मालिक कौन होगा, अब प्राइवेट कंपनियां इसका मालिक हो जाएगी, या उसके प्रबंधन में प्राइवेट प्लेयर्स को, प्राइवेट कंपनियों को ऐड करना, ताकि सरकारी संगठनों की कुशलता में वृद्धि हो सके। सरकारी कंपनियां प्राइवेट लोगों के आने की वजह से, प्राइवेट कंपनियों के आने की वजह से वो अच्छी तरीके से काम कर सके, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो कंपनियों की आय भी बढ़ेगी, सरकारी क्षेत्र की कंपनियों की आय भी बढ़ेगी। और सरकारी क्षेत्र की कंपनियों की आय बढ़ रही है, इसका मतलब क्या, सरकार की आय बढ़ रही है, और सरकार की आय बढ़ रही है इसका मतलब अपना जो ये राजकोषीय घाटा हुआ करता था वो अब कम होगा, या हो सके यहां पर फायदा भी होने लगे। साथ ही उपभोक्ता को बेहतर वस्तुएं और सेवाएं भी मिल पाएगी। भाई सरकारी कंपनियां अगर अच्छे प्रोडक्ट बनाएगी प्राइवेट प्लेयर्स आने की वजह से, तो उपभोक्ताओं को, जिन लोगों को ये सरकारी कंपनियां अपना वस्तुएं या सेवाएं देते हैं, उसमें एक अच्छी तरीके से एक अच्छा प्रोडक्टिविटी आएगी, उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होगी, और इन सब कारणों की वजह से वित्तीय स्थिति में भी सुधार आएगा और विनिवेश से धन भी बढ़ेगा सरकार का। भाई सरकारी कंपनियां थी, सरकार ने क्या किया, उसके शेयर किसी को बेच दिए, प्राइवेट प्लेयर्स को या प्राइवेट कंपनी को बेच दिए। तो प्राइवेट कंपनी ने जब ये शेयर खरीदा तो बदले में सरकार को पैसा मिला, तो इस प्रकार सरकार के पास पैसा भी आएगा। हर तरीके से सरकार के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात होती है। तो हमने देख लिया कि प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का निजी क्षेत्र में स्थानांतरण। ये हमने जो औद्योगिक नीति देखी थी 1991 की, उद्योगों को बढ़ावा करने के लिए, इसके तहत जो क्षेत्र सिर्फ और सिर्फ सार्वजनिक कंपनियों के लिए, गवर्नमेंट कंपनियों के लिए आरक्षित थे, उनको कम कर दिया गया। पहले 17 थी, मतलब इन 17 क्षेत्रों में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कंपनियां ही जा सकती है, प्राइवेट प्लेयर नहीं जा सकते। तो 17 से घटाकर 8 कर दी गई इनकी संख्या। मतलब अब ज्यादातर क्षेत्रों में प्राइवेट प्लेयर्स, प्राइवेट कंपनी भी जा सकती है। और धीरे धीरे 2010-11 के आसपास ये सरकारी क्षेत्रों के लिए जो आरक्षित क्षेत्र है, सरकारी कंपनियों के लिए जो आरक्षित क्षेत्र है, उनकी संख्या घटकर केवल 2 रह गई। कौन कौन सी, हमें नाम पता होने चाहिए। एक तो परमाणु ऊर्जा और एक रेलवे। इन 2 क्षेत्रों में सिर्फ और सिर्फ सरकारी कंपनियां, सरकारी क्षेत्र ही एंटर कर सकते हैं, और बाकी जितने क्षेत्र हैं उन सब में अब सरकार के साथ साथ, सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के साथ साथ प्राइवेट प्लेयर भी ऐड हो सकते हैं। और प्राइवेट प्लेयर आने से क्या होता है, आपका गुणवत्ता में वृद्धि होती है, कंपटीशन बढ़ता है, उत्पादकता में वृद्धि होती है, और लोगों को अच्छा प्रोडक्ट भी मिलता है, अच्छी सर्विसेज भी मिलती है। तीसरा कंपोनेंट है ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन मतलब कि हम विश्व के अन्य देशों के साथ खुलकर व्यापार कर सके, वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान कर सके, मुद्राओं का, करेंसी का एक्सचेंज कर सके, हमारे लोग वहां जा सके, वहां के लोग यहां पर आ सके। इस प्रकार अपनी अर्थव्यवस्था को इस तरह से खोलना कि हम वर्ल्ड के सारे देशों के साथ, अलग अलग देशों के साथ मुक्त रूप से व्यापार कर सके। तो विविध अर्थव्यवस्थाओं का वैश्विक एकीकरण हो जाना क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। 1991 तक ये जो प्रॉब्लम आई थी 1991, इसका मेन कारण एक ये भी था। 99 ये भी कारण मतलब कि हमने अपनी अर्थव्यवस्था को बंद कर रखा था। तो 1991 तक भारत सरकार की आयात और विदेशी निवेश पर एक सख्त नीति थी। हम आयात इतना ज्यादा करने नहीं देते थे। दूसरी जो
देश थे वो अपना मटेरियल या सामान भेजने की कोशिश करते थे तो हम इतना ज़्यादा टैरिफ और नॉन टैरिफ बंधन लगाते थे कि आयात कम होता था, हमको क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिल पाता था और इस वजह से जो विदेशी संबंध है वो भी खराब होते ही होते हैं। व्यापार कम होने की वजह से ये विदेशी संबंधों पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता ही है। साथ ही विदेशी निवेश पर एक सख्त नीति थी। विदेशी निवेश मतलब अगर किसी दूसरे देश की कोई व्यक्ति या कोई कंपनी भारत की किसी कंपनी में पैसा लगाना चाहे, शेयर खरीदना चाहे, तो भारत सरकार इस पे प्रतिबंध लगाती थी, जो कि अपनी देश की कंपनियों के लिए एक अच्छी बात नहीं है। कैसे करती थी? आयात पे टैरिफ और अन्य प्रतिबंध और लाइसेंस ये लगाती थी। तो इस वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत क्या किया? एक तो आयातों का उदारीकरण किया कि हां अच्छे से आयात आ सकते हैं, दूसरे देशों से वस्तुएं और सेवाएं आ सकती है, हम बहुत ज्यादा प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। दूसरा, निर्यात पर भी शुल्क कम लगाया जाए या एक तरीके से समाप्त कर दिया जाए। भारत के जो व्यापारी है, जो कंपनीज है, जो कोई चीज या कोई वस्तु का, किसी सेवा का प्रोडक्शन करते हैं, वो अब आराम से दूसरे देशों को चीजें बेच सके। हमने निर्यात शुल्क पर बहुत ज्यादा प्रतिबंध कम कर दिया या एक तरीके से खत्म ही कर दिया ताकि अपनी भारत की कंपनियां अच्छे तरीके से विकास कर सके। तीसरा, भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया। मतलब कि अभी हमने देखा था कि यदि $1 के लिए आपको 50 रुपए देना पड़े तो अब इसका अवमूल्यन किया गया, यानी कि अब $1 के लिए आपको 75 रुपए देना पड़ेगा। यानी कि भारतीय रुपयों को थोड़ा सा कमजोर किया गया ताकि निर्यात में आसानी हो सके। इस प्रकार ग्लोबलाइजेशन के लिए भी बहुत सारे प्रयास किए गए। इस ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत जो सबसे अच्छी बात हुई भारत के लिए वो है आउटसोर्सिंग। ये आउटसोर्सिंग क्या होती है? जैसे कि अमेरिका की एक एग्जांपल, हाइपोथेटिकल एग्जांपल से देखते हैं कि यूएसए की कोई कंपनी है, मान लीजिए एप्पल कंपनी है। एप्पल कंपनी क्या करती है? अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है, मोबाइल बनाती है माना कि। तो जब मोबाइल वो अलग अलग कस्टमर को बेचती है तो कस्टमर केयर के उसके पीछे नंबर होते हैं कि यदि आपको इस फोन के साथ कोई प्रॉब्लम आए तो इस कस्टमर केयर पे आप फोन कर लीजिएगा, हम आपको सॉल्यूशन बता देंगे। अब जब कस्टमर उस कस्टमर केयर वाले नंबर पे कॉल करता है तो क्या वो सीधा एप्पल कंपनी के पास पहुंचता है? नहीं। एप्पल कंपनी क्या करती है कि ऐसे देशों में जहां पर लोगों की जो इनकम है वो कम है या उनकी मजदूरी कम है, वो पैसा कम चार्ज करते हैं, उन देशों से ये काम करवाते हैं कि ये कस्टमर केयर वाला जो कॉल आएगा वो दूसरे देशों के लोगों के पास आए, दूसरे देशों की लोगों की कंपनी के पास आए और फिर बाद में अंत में हमारे पास आए, हम सीधा कॉल नहीं लेंगे। तो इसे कहा जाता है आउटसोर्सिंग। कोई एक कंपनी अपना एक काम करवाने के लिए दूसरी कंपनी को एक तरीके से ठेका दे दे कि आप ये वाला काम संभालना। तो भारत, जहां की जनसंख्या, अपना देश जहां की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, वन ऑफ द टॉप मोस्ट में है, सेकंड रैंक पे है और अभी हालिया जो डेटा है उसमें फर्स्ट हो गई है। तो जनसंख्या इतना ज्यादा होने की वजह से यहां पर रोजगार की मांग भी बहुत ज्यादा है और लोग कम पैसों में भी काम करने को तैयार रहते हैं। तो ये कंपनियां क्या करती है? विकसित देशों की कंपनियां ये काम आउटसोर्सिंग करवाती है। तो भारत को आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहुत ज्यादा पैसा प्राप्त होता है। तो वैश्वीकरण का एक बहुत बड़ा फायदा जो कि भारत को हुआ है वो है आउटसोर्सिंग की वजह से भारत में बड़ी मात्रा में इनकम मिलने लगी है। तो आउटसोर्सिंग एक वैश्वीकरण का ही परिणाम है। इन नई आर्थिक नीतियों की वजह से वैश्वीकरण में हमने बहुत अच्छे से अपने आप को इंटीग्रेट किया है। इसके परिणाम स्वरूप भारत आउटसोर्सिंग रोजगार का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन गया है। जैसे कि ये बीपीओ सर्विस है, बैंकिंग सेवाएं हैं, इनके माध्यम से भारत को बहुत बड़ी मात्रा में आय प्राप्त होती है। अब हम देख लेते हैं कि इन एलपीजी सुधारों का प्रभाव क्या हुआ। ये जो नई आर्थिक नीति आई 1991 में, उसके प्रभाव क्या हुए? सकारात्मक प्रभाव भी हुए और कई नकारात्मक प्रभाव भी हुए। पहले देखते हैं सकारात्मक प्रभाव क्या हुए। सकारात्मक प्रभाव हुआ सबसे पहला कि भारत की जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद का बहुत ज्यादा विकास हुआ। ये जीडीपी क्या होती है? जीडीपी मतलब कि
भारत में एक तरीके से कितनी ज़्यादा, एक साल में कितनी ज़्यादा वस्तुएं और सेवाएं पैदा हुई और उनकी वजह से कितना पैसा प्राप्त हुआ, उसे कहते हैं जीडीपी। तो इन एलपीजी रिफॉर्म की वजह से भारत की जीडीपी में भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ। दूसरा, एफडीआई यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भी वृद्धि हुई। एफडीआई मतलब कि भाई ये अलग अलग रिफॉर्म किए गए, अर्थव्यवस्था में जो ढील दी गई उसकी वजह से कंपनियां अब अच्छे तरीके से काम करने लगी, और कंपनियां अगर अच्छे तरीके से काम करने लगेगी तो उनका लाभ भी बढ़ेगा, और उनका लाभ बढ़ेगा तो जो दूसरे देशों की कंपनियां हैं वो यहां पर क्या करेगी, पैसा लगाएगी, शेयर खरीदेगी। तो जब दूसरे देशों की कंपनियां या कोई व्यक्ति किसी एक देश की, माना कि भारत देश की कंपनी में पैसा लगाती है, शेयर खरीदती है, तो उसे कहा जाता है एफडीआई। तो एफडीआई यानी कि दूसरे देशों का पैसा भी भारत में बहुत ज्यादा आने लगा। तीसरा, निर्यात में वृद्धि हुई। देखो, एक तो निर्यात पे बहुत सारे प्रतिबंध हटा दिए गए, इस वजह से निर्यात में वृद्धि हुई, और दूसरा, जब कंपनियों पर आप प्रतिबंध हटाओगे तो कंपनियां अच्छे तरीके से काम करेगी, उनका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बहुत अच्छे क्वालिटी का बनने लगेगा, तो निर्यात में भी वृद्धि होगी। और चौथा, इन सब कारणों की वजह से रोजगार भी बढ़ा, लोगों के नौकरियां भी बढ़ी, और साथ ही प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई। प्रति व्यक्ति आय मतलब कि हर व्यक्ति कितना पैसा कमाता है, पहले जितना पैसा कमाता था उससे ज्यादा पैसा कमाने लगी। इसका कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हुआ, इन एलपीजी रिफॉर्म का कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हुआ। नकारात्मक प्रभाव क्या हुआ कि जब आप ये एलपीजी रिफॉर्म करोगे तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर, इनमें ज्यादा बढ़ोतरी होगी। और तीसरा, जो कृषि क्षेत्र है, जो आपका प्राथमिक सेक्टर है, जिसका योगदान बहुत ज्यादा हुआ करता था, अब पूरी जीडीपी में इसका योगदान धीरे धीरे कम देखने को मिलेगा। जीडीपी में कृषि का योगदान पहले ज्यादा हुआ करता था, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या सर्विस सेक्टर है, उनका योगदान बढ़ने लगा एलपीजी रिफॉर्म की वजह से। तो इस कृषि क्षेत्र में धीरे धीरे कमी देखने को मिली, और साथ ही किसानों की प्रति व्यक्ति आय में कमी आई, और ग्रामीण ऋणग्रस्तता में वृद्धि हुई। ग्रामीण इलाके के जो मुख्य रूप से किसान है, उनका जो लोन बर्डन है वो बढ़ने लगा, वो जो उनका लोन का चक्र है, कुचक्र, उनमें वृद्धि होने लगी। दूसरा, चूंकि हमने ग्लोबलाइजेशन किया, वैश्वीकरण किया, तो दूसरे देशों की कंपनियां भी, दूसरे देशों की बड़ी बड़ी कंपनियां भी अब भारत में आने लगी, और भारत की कंपनियों के साथ उनका कंपटीशन बढ़ने लगा। अब दूसरे देशों की जो विकसित कंपनियां हैं, उनका प्रोडक्ट तो बहुत शानदार होगा, और साथ ही वो सस्ता भी मिलने लगेगा भारतीय कंपनियों के, क्योंकि भारतीय कंपनियां अभी अभी मैन फील्ड में आई है, और अभी भी बहुत सारे कंस्ट्रेंट थे, बहुत सारी रुकावटें थी। तो इसकी वजह से भारतीय कंपनियों पर थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिला। तीसरा है, जब वैश्वीकरण होगा तो अलग अलग देशों की कंपनियां यहां पर अपनी फैक्ट्रीज लगाएगी, बहुत ज्यादा औद्योगिकरण होगा, और इन औद्योगिकीकरण के कारण बहुत ज्यादा पेड़ भी काटा जाएगा, बहुत सारा धुआं होगा, बहुत सारा जल प्रदूषण होगा, यानी कि पर्यावरण पे भी नुकसान बहुत ज्यादा हुआ, और पर्यावरण प्रदूषण होने की वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ा, नकारात्मक प्रभाव पड़ा। साथ ही आर्थिक विषमताओं में बढ़ोतरी होने लगी। एलपीजी रिफॉर्म में जो पैसे वाले थे, ठीक ठाक वाले, उनका पैसा और बढ़ने लगा, और जो अभी नए नए फील्ड में थे, इस फील्ड में नए नए लोग थे या गरीब लोग थे, वो धीरे धीरे और गरीब होने लगे। तो इस प्रकार आर्थिक विषमताओं में भी बढ़ोतरी होने लगी। तो एलपीजी रिफॉर्म के बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव भी पड़े, लेकिन कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़े। अब चूंकि हम इन एलपीजी रिफॉर्म में ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, और इस बीओपी क्राइसिस में दो इंपॉर्टेंट संस्थाओं ने भारत का साथ दिया था। कौन सा? एक तो आईएमएफ और एक डब्ल्यूटीओ। तो इन दो संस्थानों की हम बात कर लेते हैं। पहला है आईएमएफ। आईएमएफ मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। जो ये बीओपी क्राइसिस आया था 1991 में, तब आईएमएफ ने ही कुछ शर्तों के आधार पर भारत की मदद की थी, भारत को पैसा दिया था। इसका काम ही यही है। क्या काम है? वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ाना और वित्तीय स्थिरता को सुरक्षा प्रदान करना। मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पर
देखो, किसी भी एक देश की इकोनॉमी खराब होती है, अर्थव्यवस्था खराब होती है, तो उसका असर फिर धीरे धीरे वर्ल्ड के अलग अलग देशों पर पड़ता ही है। तो हर देश की वित्तीय स्थिरता को बरकरार रखना ताकि वैश्विक आर्थिक स्थिरता बनी रहे, ये इस आईएमएफ का काम है। इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। मुख्यालय है इसका यूएसए के वॉशिंगटन डीसी में, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में। और भारत आईएमएफ का एक संस्थापक सदस्य भी है। इसकी स्थापना में भारत का भी योगदान है। ये जो बीओपी क्राइसिस आया था 1991 में भारत में, उसकी समस्या से निपटने के लिए आईएमएफ ने बड़ी रकम उधार दी थी और कुछ शर्तों के आधार पर, जो शर्तें भारत सरकार ने मानी और एलपीजी रिफॉर्म किया। दूसरी बड़ी संस्था है डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है विश्व व्यापार संगठन। नाम से ही समझ में आता है कि विश्व व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, देशों के बीच में व्यापार अच्छे तरीके से चल सके, कोई देश किसी एक देश को ज्यादा प्रेफरेंस न दे और दूसरे देश पे ज्यादा प्रतिबंध न लगा दे, या कोई चीटिंग ना हो जाए विश्व व्यापार में, इसका यह ध्यान रखता है डब्ल्यूटीओ। इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। मुख्यालय है इसका स्विट्जरलैंड के जेनेवा में और भारत इसका भी संस्थापक सदस्य है। इसकी स्थापना में भी भारत का एक इंपॉर्टेंट रोल है। आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ, इन दो संस्थाओं के बारे में कब स्थापना हुई, इसका हेडक्वार्टर कहां है, भारत इन दोनों का ही संस्थापक सदस्य है और इनके काम क्या है, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो आज हमने देख लिया ये आर्थिक सुधार या नई आर्थिक नीति 1991 या ये एलपीजी रिफॉर्म क्या होते हैं, इनके बारे में समझना। सारी चीजें हमने एकदम टू द पॉइंट देखी है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आशा है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। मिशन ज्ञान से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।